नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और साथ ही मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। पटना में सक्सेसफुल विपक्षी बैठक के बाद अब विपक्षी एकता की बैठक कर्नाटक के बेंगलुरु में होगी। जगह तय की गई है कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, और साथ ही तारीख भी चुन लिया गया है विपक्षी एकता की बैठक के दूसरे ही दिन के राउंड की 17 और 18 जुलाई को ये जो बैठक है वो निर्धारित की गई है। विपक्षी एकता को लेकर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बार बीजेपी के खिलाफ 24 पार्टियां एकजुट होंगी और आगे की जो रणनीति होगी वो बनाई जाएगी। सोनिया गांधी को लेकर कहा जा रहा है कि इस बैठक में वो शिरकत कर सकती हैं और बीजेपी को घेरने के लिए रणनीति भी बनाएंगी, मोर्चेबंदी भी करेंगी। उम्मीद है कि बेंगलुरु में होने वाली इस बैठक में विपक्ष के मोर्चे पर फाइनल मुहर लग जाए, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक 8 नई पार्टियों ने 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के खिलाफ एकजुट मोर्चा पेश करने के लिए विपक्षी दलों के प्रयासों को अपना समर्थन दिया है। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर अलर्ट मोड पर है। बीजेपी अपने गठबंधन को मजबूत करने के लिए पुराने साथियों के से संपर्क साध रही है, साथ ही एनडीए और मजबूत करने में जुटा है, जिसको लेकर दिल्ली में 18 जुलाई को एनडीए की बैठक होगी। लेकिन अब इन सब के बीच सवाल यह है कि क्या विपक्षी बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने में सफल हो पाएंगे। ये 24 पार्टियों का साथ क्या 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों को जीत दिला पाएगी? लोकसभा चुनाव तक क्या तमाम ये जो विपक्षी पार्टियां हैं ये एक साथ एक ही सुर में ताल मिला पाएंगे? आज इसी पर बातचीत, क्योंकि सोनिया गांधी भी कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि 18 तारीख को तमाम विपक्षी पार्टियों को डिनर भी देंगी। अब ऐसे में कौन सा बड़ा डिसीजन है जो इस पूरी मीटिंग में लिया जाएगा 2024 के लिए? क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा बीजेपी से और दूसरी तरफ 24 बड़ी विपक्षी पार्टियां। आज इसी पर चर्चा करेंगे हम, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिपोर्ट देखिए, उसके बाद तमाम मेहमानों से आपको मिलवाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम विपक्ष के महागठबंधन की लड़ाई ने जोर पकड़ लिया है। इस लड़ाई का ट्रेलर पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी के राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के दौरे के दौरान दिखा। तो आने वाला हफ्ता विपक्ष के संयोग, प्रयोग और सहयोग का कैलेंडर तय कर सकता है। महागठबंधन बनाने के लिए पटना के बाद बेंगलुरु में बैठक के राउंड 2 का कार्यक्रम सामने आ गया है। 17 जुलाई की शाम 6 बजे विपक्ष की बैठक शुरू होगी। पटना में लंच हुआ तो बेंगलुरु में डिनर होगा। इसके बाद 18 जुलाई को बेंगलुरु में फिर से बैठक शुरू होगी, जिसमें विपक्ष आगे की रणनीति पर मंथन करेगा। लेकिन विपक्ष की बैठक के साथ साथ एनडीए ने भी बैठक बुलाई है। लंबे समय के बाद एनडीए की बैठक 18 जुलाई को राजधानी दिल्ली के अशोका होटल में होने जा रही है, जिसमें कई नए दलों के शामिल होने की चर्चाएं जोरों पर हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक में करीब 24 दल शामिल होंगे। कहा तो यह भी जा रहा है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इस बैठक में शामिल होंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु में होने वाली बैठक के लिए सभी विपक्षी दलों के नेताओं को न्योता भेजा है। इससे पहले 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक बुलाई गई थी। इस महाबैठक में 15 दलों के 27 नेता शामिल थे। इस बैठक के साफ होने के बाद ही बेंगलुरु में एक और बैठक का आयोजन किया जा सकता है। I see that all the leaders who are mass leaders, all those leaders who are the motivating force behind in their respective parties, they are all united with the Congress party and we are all together. Whether that may be Sharad Pawar ji, whether that may be Uddhav Thackeray ji, we are all the mass leaders, all leaders who combine, who have the maximum support of their party workers. We are all together, we are all united. बताया जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का कुनबा इस बार और बड़ा होने वाला है।
सूत्रों के मुताबिक 8 नई पार्टियों ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ एकजुट मोर्चा पेश करने के विपक्षी दलों के प्रयासों को अपना समर्थन दिया है, जिसमें एमडीएमके, केडीएमके, वीसीके, आरएसपी और इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस और केरल कांग्रेस मणि शामिल है। बता दें कि केडीएमके और एमडीएमके 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के सहयोगी थे। वहीं विपक्ष की बैठक को लेकर बीजेपी का कहना है कि बेशक विपक्ष एकजुट होने का दावा कर रहा है, लेकिन 2024 चुनाव से पहले ही महागठबंधन टूट जाएगा। बैठक बुलाएं, अच्छी बात है, और विपक्षी दल एक कर सके तो और अच्छी बात है, परंतु वह ये बता दें कि अजय रंजन चौधरी को ममता बनर्जी के साथ चला पाएंगे क्या? क्या लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस केरल में इकट्ठी चल पाएंगी क्या? क्या अखिलेश यादव कांग्रेस को अकोमोडेट करेंगे क्या? केसीआर अकोमोडेट करेंगे क्या? क्या वाईएसआर पार्टी अकोमोडेट करेगी क्या? बीजेडी अकोमोडेट करेगी क्या? तो क्या है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ हो रहे हैं, खाने के कुछ हो रहे हैं, असल में अंदर खाते एक दूसरे की खिंचाई करते हैं, आपसी रंजिश है, परंतु ठीक है, मोदी जी के विरोध के चलते हुए आपस में एक बैठकें भी करते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी एक तरफ अपने संगठन में फेरबदल करके उसे मजबूत बनाने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ज्यादा से ज्यादा दलों को महागठबंधन में जोड़ने की कवायद में जुटा हुआ है और बैठक के जरिए बीजेपी के खिलाफ मजबूत रणनीति बनाने पर काम कर रहा है, जिससे साफ है कि आने वाला साल यानी 2024 बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आने वाला साल दोनों ही पार्टियों के लिए आसान नहीं होने वाला। आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ आज इस चर्चा में भाग लेंगे संजीत कुमार, नेता कांग्रेस के, ऋषभ तिवारी, प्रवक्ता बीजेपी के, संजीव नसीर, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अश्विनी मिश्रा होंगे हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इंडिया के सवाल में। और सबसे पहले रुख करेंगे हम संजीत कुमार का। 18 तारीख को, 17 और 18 तारीख को कांग्रेस की बड़ी बैठक, 24 बड़े दल होंगे। पटना वाली बैठक में 15 दल थे, बेंगलुरु वाले बैठक में 24 दल होंगे। 24 का चुनाव, क्या ये 24 दल मिलकर डिसाइड कर देंगे? और इस बार की मीटिंग का एजेंडा क्या होगा? संजीत कुमार जी। सबसे पहली बात, आप सभी को नमस्कार। और मैं ये कहना चाहता हूं कि दलों से ज़्यादा आज देश की जनता इस लड़ाई को लड़ने जा रही है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपके इस रिपोर्ट में ये कहा गया, ये आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात हैं, दिल्ली और एनसीआर में, ऐसे में पूरी दिल्ली को यमुना के पानी और बाढ़ के बढ़ते जलस्तर से कैसे बचाया जाए, ऐसे में क्या बोलने से ये सारा पानी आता है। अब वहाँ क्या स्थिति है उसका तो हमें ज़्यादा पता नहीं था, तो मैंने माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को अभी थोड़ी देर पहले चिट्ठी लिखी थी कि अगर हो सके तो पानी की दिल्ली पहुँचने की गति को थोड़ा सा कम किया जाए। पानी तो निकालना ही है, लेकिन जितनी तेज़ी से पानी को दिल्ली भेजा जा रहा है, अगर उस गति को थोड़ा कम कर दें तो यमुना के स्तर को और ऊपर जाने से हम रोक सकते हैं। थोड़ी देर पहले अभी गजेंद्र शेखावत जी का मेरे पास फ़ोन आया था और उन्होंने बताया कि वो तो केवल बराज है, उसके पीछे कोई रिजर्वायर नहीं है, तो वहाँ पानी को रोकने की ऐसी कोई सुविधा नहीं है, तो पानी को रोका तो नहीं जा सकता। लेकिन उन्होंने बताया कि अब पानी आगे से हिमाचल से ही कम होने लग गया है और अगले एक आध दिन में इसकी स्थिति इम्प्रूव होगी। लेकिन कल जो पानी छोड़ा गया था, कल काफ़ी पानी छोड़ा गया था, वो पानी दिल्ली पहुंचने में अभी और 24 घंटे लग जाएंगे। सो मुझे लगता है कि यमुना का स्तर अभी और बढ़ने की उम्मीद है। 207.71 पहुंच चुका है अभी, इसकी अभी और बढ़ने की उम्मीद है। वो वाली स्थिति की आगे से जो पानी अब कम होने लगा है, वो दिल्ली पे उसका असर होने में अभी समय लग सकता है। जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं, मेरी अब हमारे को यही देखना है कि हम किस तरह से जान और माल की रक्षा कर सकते हैं। सो मेरी सब लोगों से विनती है कि जो यमुना के लो लाइंग एरियाज़ में आसपास हैं वो सब अपने अपने घर खाली कर दें
क्योंकि अचानक पानी आएगा, आपका जान को खतरा हो सकता है, आपके घर के सामान को खतरा हो सकता है। आप अपना घर खाली कर दें, हाथ जोड़ के सबसे विनती है, इंतज़ार ना करें। जो एरियाज़ ऑलरेडी अफेक्ट हो चुके हैं वो हैं बोट क्लब, मोनेस्ट्री मार्केट जहाँ पे पानी ऑलरेडी पहुँच चुका है, नीली छतरी टेम्पल नियर ओल्ड रेलवे ब्रिज, यमुना बाज़ार, गीता घाट, नीम करौली गौशाला, विश्वकर्मा एंड खड्डा कॉलोनी, गड़ी मांडू, मजनू का टीला से वजीराबाद तक का स्ट्रेच जो है। इसके अलावा ये एरियाज़ हैं यहाँ पे जो भी लो लाइंग एरियाज़ हैं वो उस्मानपुर, बदरपुर, खदर में जो भी लो लाइंग एरियाज़ हैं यमुना के पास वो खाली कर दें। डीएनडी पुश्ता मयूर विहार, जगतपुर में मेन पुश्ता रोड है जो यमुना तक जाती है उसको खाली कर दें। सराय काले खां पे भेलोपुर, शमशान घाट, जैन मंदिर, ग्यासपुर, मिलेनियम डिपो में के आसपास जो भी झुग्गियां हैं, और एक जो देखने में आ रहा है कि लोग बाढ़ देखने के लिए जा रहे हैं वो ना जाएं। उससे अचानक अगर पानी बढ़ गया तो काफ़ी भीड़ लगी हुई है, लोगों को बाढ़ सेल्फी ले रहे हैं, वो वीडियो खींच रहे हैं, वो सब ना करें। आपकी जान को खतरा हो सकता है, अचानक अगर पानी बढ़ गया तो आपको खतरा हो सकता है। सरकार ने रिलीव इवैक्यूएशन के बहुत पुख्ता इंतज़ाम किए हुए हैं और आप सरकार की मदद ले सकते हैं इवैक्यूएशन करने के लिए, या खुद अगर आप अपना दूसरे जगह जाना चाहें खुद जा सकते हैं। तो बारिश से दिल्ली का बड़ा बुरा हाल है। ऐसे में लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। आगे बढ़ेंगे डिबेट में, इंडिया के सवाल में वापस चलेंगे। संजीत कुमार जी, नेता कांग्रेस की, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। और भी मेहमान हैं, उनके पास भी हमें जाना होगा। जल्दी से संजीत जी, एजेंडा क्या होगा इस मीटिंग का? एजेंडा क्या होगा? जी, हाँ, सबसे पहली बात की एजेंडा का जो पृष्ठांतरण है वह प्रधानमंत्री जी के द्वारा भोपाल में दिया गया भाषण, और ये कहना है कि हम करप्शन के ऊपर डंडा चलाएंगे, और सबसे बड़ा डंडा जिसके ऊपर चलाया उसी को अपने साथ ले लिया। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के कथनी और करने में बहुत फर्क आ रहा है और ये जनता महसूस कर रही है। दूसरी बात, प्रीति जी, आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि आज क्या करेंगे 24 दलों से जुटने से ज्यादा जरूरत है कि दलों के साथ साथ दिल भी जुटे, और ये दिल जोड़ने जा रहे हैं हम। 24 दल पूरी ताकत के साथ आने वाले समय में 24 में नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का घनघोर तरीके से मुकाबला करने जा रहे हैं। ठीक है संजीत कुमार जी, प्रवक्ता बीजेपी के ऋषभ तिवारी जी, पार्टी के जुड़ने के साथ साथ कह रहे हैं कि हम जोर डालेंगे कि 24 जो पार्टियां हैं उनके दिल मिले। अगर ये दिल मिलते हैं तो क्या आने वाले चुनाव में जो गुलाब का फूल है, इन दिल मिले जो पार्टी होंगी उनके बीच बटेगी, या फिर गुलाब का फूल बीजेपी पार्टी ले जाएगी? प्रीति जी, सबसे पहले धन्यवाद चर्चा में आमंत्रण देने के लिए। इनकी एकता में बिल्कुल बहुत सारी अनेकता है, वो जनता भी समझ रही है। इनकी महत्वाकांक्षा सत्ता सुख की जो खिचड़ी बन रही है उसके नियत और नीति के दाल इतने काले हैं कि इनका नेता ही क्लियर नहीं है कि कौन रहेगा। सब एकजुट हो रहे हैं उसको गिराने के लिए जो देश को मजबूत। ये क्या तरीका है जनाब? मतलब इतना उम्र हो गया, संस्कार नहीं लग रहा है संजीत जी, अरे इतना उम्र हो गया, अब छोटे बच्चे से संस्कार तमाम। स्टार्टिंग वाला जो हमारा होता है आपको पता ही है कि हम पहले रिएक्शंस लेते हैं। पेशेंस लाइए, 24 में अभी 10 मिनट। बोलिए। देखिए बौखलाहट दिखने लग जाती है। खैर मैं टॉपिक पे आता हूँ। ये सब कोई मिलकर उसको गिराना चाह रहे हैं जो देश की अस्मिता को उठाने का काम कर रहा है, मजबूती से देश को सशक्त बना रहा है, आत्मनिर्भर की ओर बढ़ा रहा है। इनसे जरा पूछना चाहिए कि आप सब मिलकर गठबंधन तो करते हैं, लेकिन उस गठबंधन की नीतियां क्यों नहीं डिसाइड होती, उनके नेता क्यों नहीं डिसाइड होते? सब मिलकर हाथ मिलाएंगे, बगल में छुरी रखेंगे, ममता बनर्जी से हाथ मिलाएंगे, उनके कार्यकर्ता मार खाएंगे बंगाल में, केरल में इनके कार्यकर्ता मरते हैं सीपीआई के द्वारा, त्रिपुरा में जाके गठबंधन कर लेते हैं उनके पास, केवल सत्ता सुख के लिए। ना केवल इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर रखा है बल्कि अपने कार्यकर्ताओं की आहुति दे रखी है, कार्यकर्ताओं को मरने पे जलने पे मजबूर छोड़ दिया है। यह नीति है इन लोगों की। ठीक है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर भुवन भास्कर जी, 2024 के लिए जो इस वक्त 18 जुलाई को मिसेस सोनिया गांधी की तरफ से जो डिनर दिया जाएगा,
क्या वो साथ 2024 तक टिक पाएगा? तमाम बड़ी पार्टियां आएंगी और क्योंकि 15 पार्टी पटना की मीटिंग में शामिल हुई थी, 24 पार्टियां विपक्ष की होंगी जो बेंगलुरु की बैठक में शामिल होंगी। प्रीति जी, मैं कहना चाहता हूं, जो पहले जो बैठक हुई थी पटना में और आज जो बंगलौर में जो बैठक हो रही है, आप देख पा रही हैं इसमें 24 पार्टियां भाग ले रही, पहले आप बता रही हैं कि 15 पार्टियों ने भाग लिया है। तो निश्चित तौर पे ये बढ़ोतरी बताने को काफी है कि आज सारे विपक्षी दल इकट्ठे हुए हैं लोकतंत्र को बचाने को, देश को बचाने को और संविधान को बचाने को। आज स्थिति कैसी हो गई है, मैं आपको बनारस के संसदीय क्षेत्र माननीय प्रधानमंत्री जी का एक उदाहरण बता के देता हूं। हमारे एक कार्यकर्ता ने वहां पर टमाटर बेचने का प्रयास करा और कमांडो की सुरक्षा में बेचने का प्रयास करा, तो निश्चित तौर पर उसे थाने से बुलावा आ जाता है। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? मैं पूछना चाहता हूं, इस देश के लोगों को पहले भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री रहे हैं, कांग्रेस की भी रहे और समाजवादी विचारधारा के भी प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि विश्व में जब हम गए, कोई पत्रकार ने हमारे जो लोकतंत्र की जननी है भारत, कभी लोकतंत्र पर प्रश्न किया गया? अल्पसंख्यकों को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो विपक्ष ये सवाल कर रहा है कि ठीक है आप गठबंधन करें या 24 पार्टियों को लेकर के, जैसा संजीत जी ने कहा कि पार्टियां आए, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पार्टियों के दिल मिले, हम एकजुट होकर के 24 तक रास्ता तय करें। अब वो बहुत सही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं दिल मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि अलग अलग पार्टियां, विचारधारा अलग अलग है, मेंटल सेगमेंट अलग अलग है, सोच अलग अलग है। क्या संजीत जी सही कह रही हूं मैं? निश्चित रूप से अब ये सवाल सवाल ये उठता है कि क्या 24 तक ये अलग दिल दिमाग वाले लोग एक साथ चल पाएंगे भुवन जी, जिसमें समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव का चेहरा काफी बड़ा है? देखिए प्रीति जी, बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि एनडीए का मुकाबला पीडीए करेगा और निश्चित तौर पे यही वर्ग है जो आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपेक्षित है और टारगेट पे है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और हमारा जो मुस्लिम समाज है, ये जब से ये सरकार आई है ये इसके टारगेट पे है और आज इनको जवाब देना। प्रीति जी, 2014 का अगर आप उठा के देख लीजिए, इनका क्या क्या वादे करके ये लोग आए थे और किस प्रकार इन्होंने 140 करोड़ के देश को ठगने का काम करा। क्या 2 करोड़ नौकरी की बात करी इन्होंने, क्या उस पे हो पाया? कोई काम नहीं हो पाया। किसान की आय दुगनी करने की बात कही, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों से माफी मांग के फिर भी उनके लिए काम नहीं कर पाए। 15 लाख अकाउंट में बात करी। प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के संजीव जी, क्या इस बार के विपक्षियों की होने वाली कांग्रेस पार्टी और तमाम अलग अलग जो पार्टियां हैं उनकी जो बैठक बेंगलुरु में होगी, क्या आम आदमी पार्टी उसमें न्योता गया है आपको? क्या अरविंद केजरीवाल इस बैठक में शिरकत करेंगे, जाएंगे? क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है जो कि कंफर्म नहीं है कि शायद केजरीवाल जा सकते हैं। प्रीति जी देखिए, देश में ना संघीय ढांचे में ना लोकतंत्र के अंदर देश के प्रधानमंत्री का विश्वास रहा है और इसी वजह से जिस तरीके से अनडेमोक्रेटिक तरीके से देश में निर्णय लिए जा रहे हैं, देश में देश के प्रधानमंत्री पब्लिक मीटिंग में ये कहते हैं कि मैं गारंटी हूं भ्रष्टाचार खत्म करने की और उन भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। ऐसे कितने भ्रष्टाचारी इनकी पार्टी के अंदर कहीं मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो देश के अंदर अनडेमोक्रेटिक तरीके से जिस तरीके से निर्णय हो रहे हैं और अब तो लिमिट क्रॉस हो गई है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का एक फैसला आता है, उस फैसले को 8 साल तक लंबी लड़ाई लड़ी जाती है और उस फैसले को मानने के लिए देश की सरकार 8 दिन के अंदर उसको एक अध्यादेश लाके पलट देते हैं। उस काले अध्यादेश पे कांग्रेस, क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी है, कांग्रेस को ये चीजें क्लियर करनी चाहिए। पटना की मीटिंग के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष ने ये कहा था कि जैसे ही लोकसभा सेशन आएगा उसके 15 दिन पहले हम निर्णय लेंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल कि देश का अपोजिशन विरोधी दल जो इकट्ठा होकर ये लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली सरकार और अनडेमोक्रेटिक तरीके से इस सरकार के संघीय ढांचे को जिस तरीके से कमजोर किया जा रहा है, ठीक है, ऐसे पार्टी को तो निस्त्राभूत करने के लिए संघीय ढांचे में आप साथ मांग रहे अध्यादेश पर, क्या कांग्रेस पार्टी अभी तक उस अध्यादेश पर क्या बात बन पाई है कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की? क्योंकि न्योता आपको भी आया है, केजरीवाल क्या जाएंगे? और देखिए अगर जाते भी हैं तो उनका जो मेन कंसर्न है आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल का, कि उनका जो अध्यादेश है जिस पर लगातार
कई सवाल उठ रहे हैं एलजी को लेकर के। ऑलरेडी केजरीवाल लगातार उनके बीच नोकझोंक चल रही है, तो ऐसे में क्या शिरकत करेंगे? और अगर करेंगे, अगर बेंगलुरु की इस बैठक में जाएंगे, तो क्या अध्यादेश एक ऐसा मामला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में होगा जिस पर सुलह हो सकती है? प्रीति जी देखिए, अध्यादेश दिल्ली की 2 करोड़ जनता से जुड़ा हुआ मामला है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ 2 करोड़ लोगों ने चुन के अपनी एक सरकार बनाई है। बिल्कुल। और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का ये भाव है कि चुनी हुई सरकार सबसे सुप्रीम है। हाँ। चुनी हुई सरकार को अगर आप नहीं मान रहे हैं, हाँ। तो इसका मतलब लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। हाँ। और सारे विरोधी दल इकट्ठे होकर हाँ। लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में आगे बढ़ रहे हैं। हाँ। तो उसी कड़ी में हम लोगों की कांग्रेस को यह अपील है कि वो तुरंत इस पे अपना पक्ष तय करें, क्योंकि विरोधी दलों ने, सभी लोगों ने कहीं ना कहीं अपना पक्ष क्लियर कर दिया है, और कांग्रेस इसको क्लियर करेगी तो विरोधी जो एक यूनिटी, मतलब कांग्रेस अपना पक्ष क्लियर नहीं कर रही है अभी फिलहाल अध्यादेश पे, और आम आदमी पार्टी कह तो रही है कि ठीक है, आप लोग जहां कहेंगे मुझे साथ देने के लिए, हम साथ देने को तैयार है, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी को साथ की जरूरत है। तो आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी खुद जो विपक्षी पार्टियों को लीड कर रहा है वो साथ नहीं दे रही है। बहुत सीधा सीधा इंडिकेशन है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अश्विनी मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। 2024 को लेकर के 24 पार्टियां विपक्ष एक हो रही है। 17 और 18 तारीख को बेंगलुरु में मीटिंग है, और इसका जो एजेंडा है वो भी संजीत कुमार जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में जो तंज कसा है और कहा है भ्रष्टाचार को लेकर, करप्शन को लेकर, विपक्षी पार्टियों को लेकर ये एजेंडा होने वाला है। क्या कहेंगे आप इस पर? कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। तो ये जो भानुमति का कुनबा जोड़ने का प्रयास विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, मुझे कहीं ना कहीं ये बहुत हास्यास्पद नज़र आता है, बहुत मतलब फनी नज़र आता है कि वो ऐसी पार्टियां जिनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग अलग हैं, जो एक दूसरे से टूट कर बनी हुई हैं, एक दूसरे के खिलाफ लगातार लड़ती आ रही हैं, एक व्यक्ति विशेष के कारण, एक पार्टी विशेष के कारण एक साथ एक मंच पर आने की कोशिश कर रही हैं, जहां पर यह भी तय नहीं हो पा रहा है। अखिलेश यादव स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अभी प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, राहुल गांधी, कांग्रेस बोलती है राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे, नीतीश कुमार अपना प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं। तो आप सोचें कि ये एक गठबंधन जो है एक तरीके से जनता के लिए सिर्फ और सिर्फ छलावा जैसा नजर आता है, जहां पर कहीं न कहीं रेबड़ियां बांटने की कोशिश हो रही है आपस में कि अगर सरकार में कहीं गलती से भी आ गए तो कौन किस पद पे जाएगा। वोट को बेसिकली एक एकाकरण करने की कोशिश की जा रही है, पर मुझे लगता नहीं भारतीय जनता पार्टी कहीं हिला पाएंगे। बात कर रहे हैं आपकी, वोट पोलराइज करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। ठीक है संजीत कुमार जी, अभी आपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को सुना, वो कह रहे हम तो साथ दे रहे हैं। आपने कहा कि हम ये जो मीटिंग करेंगे इसमें हम कोशिश करेंगे कि विपक्षी पार्टियां आए, साथ साथ वो दिल दिमाग लेकर आए और दिलों को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि प्रवक्ता जो है वो कह रहे हैं कि हम तो दिल जोड़ने को तैयार हैं, गुलाब फूल भी लेकर आएंगे, लेकिन हमें जहां जरूरत है वहां कांग्रेस पार्टी साथ नहीं दे रही। पहले अपना स्टैंड क्लियर करे, फिर हम साथ आगे अब आएंगे। इस पर सवाल का जवाब ब्रेक के बाद हम लेंगे। संजीत कुमार नेता कांग्रेस, उसके बाद बीजेपी के हमारे साथ नेता है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए इंडिया का सवाल प्राइम टाइम डिबेट शो मेरे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया के सवाल में। संजीत कुमार नेता कांग्रेस से बड़ा गंभीर सवाल जो है वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने पूछा। जरा जल्दी से जवाब दीजिए संजीत कुमार जी। आप लोग चाहते तो हैं कि तमाम विपक्षी पार्टी एकजुट हो जाएं 2024 के लिए, लेकिन आप लोगों को भी तो स्टैंड लेना पड़ेगा ना। बहुत बहुत जेन्युइन सवाल कर रहे हैं वो कि जहां उनको जरूरत वहां साथ दीजिए, फिर दिल मिलेंगे। अकेले अकेले दिल कैसे मिल जाएगा तमाम पार्टियों का? जी प्रीति जी, जहां साथ शब्द आता है वहां लेकिन और परंतु नहीं आता है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि बंदूक की नोक पे साथ नहीं लिया जा सकता। हम बैठेंगे, हम बात करेंगे, और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी है और अपने जिम्मेदारी के क्षणों में निश्चित रूप से सकारात्मक फैसला लेगी। जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, हमें किंतु और परंतु में नहीं पड़ना चाहिए। आज जहां भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में राजनीतिक मूल्य, परंपराएं और जैसे समान मुहावरे आज जहां असत्य साबित हो रहे हो, वहां हमें किंतु और परंतु में नहीं पड़ना है। बड़े दिल लेकर के साथ बैठना है और देश की वर्तमान समस्याओं में आ रही जो
परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों को ध्यान में रख आप कर कह रहे हैं शर्तों के साथ कोई आप कह रहे हैं कि शर्तों के साथ फिलहाल कोई पार्टी ना आए, अभी एकजुट हो, उसके बाद पार्टी फैसला। आप ये कह रहे हैं? नहीं, हमने ये कहा कि हम फैसला लेंगे और सकारात्मक फैसला लेंगे इस मुद्दे पर भी। अभी फिलहाल शर्त ना रखी जाए, हमें ठीक है, साथ बैठ करके बात करनी होगी और अभी फिलहाल शर्त ना रखी जाए, ठीक है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो हमारे साथ है वो कह रहे हैं, संजीत कुमार जी, कि आप आइए लेकिन अभी शर्त और कंडीशन लेकर मत आइए, पहले हम साथ आते हैं, एक मत होते हैं, बैठते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे और आपके फेवर में होगा डिसीजन। प्रीति जी, मैं उम्मीद करता हूं कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं वैसा ही होगा, लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है राजनीति में कि निर्णय समय पे लिए जाएं। आज देश की तकरीबन सभी विरोधी पार्टियों ने एक निर्णय ले लिया है और खासकर कांग्रेस ये मानती है, और कांग्रेस तो सबसे ज्यादा ग्रीव्ड है जिस तरीके से सरकारें तोड़ी गई। सबसे ज्यादा सरकारें किसकी तोड़ी गई? कांग्रेस की तोड़ी गई। सबसे ज्यादा अभी इनके नेता के साथ जिस तरीके से ट्रायल करके और कोठी भी खाली करवा दी गई, उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई, अनडेमोक्रेटिक निर्णय। कांग्रेस ने 90 सरकारें तोड़ी, ये बोल रहे हैं कांग्रेस से सरकारें तोड़ी गई। सर कहां कौन सा कैलकुलेशन लगा रहे हो सर? 90 बार कांग्रेस ने प्रदेश सरकार बर्खास्त की और आप बोल रहे हो कांग्रेस की सरकारें तोड़ी गई। प्रीति जी, आप आम आदमी पार्टी का मानसिक दिवालियापन देखो। जो पार्टी कांग्रेस के खिलाफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन से बनी हुई है, वो बोल रहे हैं कि दिल मिलने चाहिए, दिल साफ होने चाहिए। इससे ज्यादा राजनीतिक मजबूरी क्या हो सकती है किसी पार्टी की? बीजेपी की पैरवी की बात नहीं है सर, आप कम से कम तथ्य तो सही रखिए, तथ्य तो सही रखिए। कौन सी कांग्रेस की सरकार गिराई गई सर? आप बोल रहे हो सबसे ज्यादा कांग्रेस सरकार तोड़ी गई, कौन सरकार तोड़ी गई बताइए ना? 90 बार कांग्रेस की सरकार तोड़ी है, 40 बार इंदिरा गांधी सरकार तोड़ी है, और आप बोल रहे हो कांग्रेस सरकार तोड़ी है। तथ्य रखोगे, दर्शक देख रहे हैं सर, आपको तथ्य तो सही रखिए। दर्शक आपको देख रहे हैं सर, आपको जो तथ्य रखो वो सही रखो। आम आदमी पार्टी के जो हमेशा से विचारधारा रही है कि वो अल्लाह काटो, गलत गलत तथ्य पेश करो। एक तरफ आप बोल रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कोर्ट का आदेश आपको मान्य नहीं है। ठीक है संजीत कुमार जी, आपने सुना संजीव कुमार जी को, वो कह रहे कि सही समय पर निर्णय लीजिए। राजनीति में समय का बहुत महत्व होता है और अगर सही समय पर सही निर्णय नहीं लिए जाए तब वो जो डिसीजन आगे आप लेंगे वो कड़वाहट भर देगा। हमारे साथ ऋषभ तिवारी है, प्रवक्ता भाजपा के। संजीत कुमार जी ने पहले ही कहा कि हमारा जो इस बार की बैठक का एजेंडा होगा वो होगा प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए भोपाल में भाषण का एजेंडा है। उन्होंने कहा कि अगर आपको गांधी परिवार को वोट देना है तो उनके बेटे बेटियों को वोट दीजिए, अगर आपको समाजवादी पार्टी को वोट देना है तो मुलायम सिंह के बेटे बेटियों को वोट दीजिए, अगर आपको लालू यादव जी को वोट देना है तो उनके बेटे को वोट दीजिए। अब आप देखिए आपको किसे वोट देना है, देश के विकास को या फिर इन लोगों को। अब वो कह रहे हैं यही एजेंडा है, इस पर हम बात करेंगे। अजीत पवार के बारे में भी बोला था प्रीति जी। हाँ प्रीति जी, अजीत पवार के बारे में भी बोला था, शायद उनके बारे में भी शायद विचार ले लीजिए भाजपा प्रवक्ता महोदय का। ठीक है, बोलिए ऋषभ जी। प्रीति जी, ब्रेक से जाने से पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कुछ विषय को रखा। सबसे पहले मैं केजरीवाल जी का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को जागरूक करने की बात कही। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने सकारात्मक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों के साथ बात अलग करती है और कार्य अलग करती है। सर शायद आप भूल गए हैं अजीत पवार। अरे सर, आपके साथ कोई दिक्कत है, डॉक्टर को दिखाइए, थोड़ा सा आपको परेशानी है कुछ, मुझे सर महसूस हो रहा है, आपकी चिंता है। मुझे विपक्ष की बहुत चिंता है क्योंकि विपक्ष इतना फेल हो चुका है, ना तो उसका नियत क्लियर है ना तो नेतृत्व क्लियर है। कृपया मुझे विषय रखने दे, मैं डिबेट को लड़ाई में रूप में नहीं ले जाना चाहता। छगन भुजबल और अजीत पवार छगन भुजबल आपके चाचा है क्या? इतनी बेशर्मी हो रही है आपको, क्या दिक्कत हो रही है आपको? छगन भुजबल पर राज्य में कोई केस नहीं है, तथ्य पढ़ के आइए। छगन भुजबल पर फिलहाल कोई रनिंग केस नहीं है, पढ़ के आइए। डिबेट में आए तो काफी उम्र है आपका, लेकिन पढ़ के आइए, पढ़ के आइए। इसीलिए तो लिया साथ आपने। अच्छा, आपके आप ये बताएंगे, मैं देखिए ये डिबेट में अच्छा बात तो रखने दीजिए, बात रखिए ना ऋषभ जी, बात रखिए ऋषभ जी। चाचा जी, आपको कांग्रेस में बोलने नहीं दिया जाता है क्या? इसलिए फ्रस्ट्रेशन यही निकालते हैं आके। पर्सनल कमेंट मत कीजिए आप। नहीं, चाचा जी बोल रहे हैं, इतना आदर दे रहे हैं और क्या सब बोल रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं प्रीति जी। तो चाचा जी गलत उपयोग है। चाचा नेहरू अच्छा लगता है, आपको चाचा बोल दिया तो गलत लग गया। चाचा नेहरू अच्छा लगता है सुनने में। पर्सनल कमेंट मत कीजिए। पर्सनल क्या है? चाचा है। फैक्ट रखिए ना प्लीज, फैक्ट रखिए ना। दूसरी बात, ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, ये शायद भूल रहे हैं कि ये वही आम आदमी पार्टी है जो एनसीपी, कांग्रेस, आरजेडी सबके फाइल्स लेके घूमते थे। वही फाइल्स को इन्होंने शीश महल में दबा दिया।
दूसरी बात, इन्होंने लोकतंत्र की बात कही। देश वो दिन नहीं भूला है जो सबसे ज्यादा लोकतंत्र की, मीडिया की हत्या करने वाला आपातकाल था। उस कांग्रेस के साथ खड़ी आज समाजवादी पार्टी दिखती है। और एक बात, मिस्टर इंडिया एक बहुत अच्छा मूवी आया था, उसमें गाना कहा गया था, बच्चे मेरे बच्चे। ये सारी पार्टियां अपने बच्चे के लिए लड़ रही है। नरेंद्र मोदी, भाजपा देश के विकास के लिए लड़ रही है। और हमने अपने मूल मंत्र के साथ विकास किया है। जो राष्ट्रहित में सेकुलरिज्म इस देश की जनता को ये कहा था 70,000 संजीत कुमार जी बोलिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री ने, भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने अभी अजीत पवार के बारे में, छगन भुजबल के बारे में आपके द्वारा किए गए प्रश्न का किसी भी प्रकार से उत्तर नहीं दिया। उसका जवाब मेरा चाहिए। ये कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भोपाल में अपनी बात रखी थी, उस वक्तव्य के बारे में जो अजीत पवार को 2 दिन बाद उन्होंने ले लिया, शायद इसके बारे में जवाब नहीं दे पा रहे भाजपा के प्रवक्ता कि उस भ्रष्टाचार का आप क्या करेंगे जिसमें कहा था कि आपने सिंचाई घोटाला हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, और उसके बाद भी आपने अजीत पवार को ले लिया। जवाब नहीं दे पा रहे। राहुल गांधी जी सोनिया गांधी जी को कब पार्टी से निकाल रहे हैं? नेशनल हेराल्ड पे बेल पे चल रहे वो, कब पार्टी से निकाल रहे हैं? उन सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं, आप अजीत पवार के बारे में जवाब नहीं दे पा रहे हैं। पार्टियों में से है जो सरकार के संविधान के तहत चलती है। और ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, न्यायपालिका का मामला है। 10 जनपद से न्यायपालिका नहीं चलती। आप लोगों ने देश के इतिहास में न्यायपालिका को कठपुतली बना रखा था। वो आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता खुले मंच देती है निर्णय लेने के लिए, नेतृत्व को लेकर चलने। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। देश की जनता ये जानना चाहती है प्रीति जी कि देश के प्रधानमंत्री इस भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करेंगे। सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। देश की जनता ने सुना कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 70,000 करोड़ रुपए का घपला महाराष्ट्र में हुआ है और उन भ्रष्टाचारियों को खत्म करने की गारंटी हूं मैं। विपक्षी पार्टियां, प्रधानमंत्री ने तो कहा ही है कि जो भी प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा है कि आरजेडी भ्रष्टाचारी है, आप क्यों उनके साथ चल रहे हैं? प्रधानमंत्री ये भी कहा है बंगाल में हिंसा होती है, आप क्यों उनके साथ चल रहे हैं? प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है केरल में हत्या होती है, क्यों सीपीएम सीपीआई को लेकर चल रहे हैं? प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि साउथ के अंदर सबसे ज्यादा स्मगलिंग होती है, क्यों आप उनको लेकर चल रहे हैं? तो जो आपके पक्ष में हो वो हुआ, और जो आपके पक्ष में ना हो वो सवाल पे खड़ा होगा। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। देश की जनता देख रही है। संजीव कुमार जी, आम आदमी पार्टी। अच्छा ठीक है, संजीव जी। अच्छा सवाल सुन लीजिए संजीव जी। ये प्रधान पीएम ने तो कहा ही है, भोपाल में जब वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो पीएम ने कहा था कि ये जितने भी विपक्षी पार्टियों के अलग अलग दल हैं जो एकजुट होने की बात कर रहे हैं, ये सबके सब आप देखिए किसी न किसी मामले में संलिप्त हैं और इस पर कार्यवाही भी होगी। तो आप तो कह रहे हैं बीजेपी के ऊपर, और बीजेपी ये कह रही है कि आप लोग जितने गुट एक साथ आ रहे हैं वो करप्टेड है। अब ऐसे में मेरा सवाल ऋषभ तिवारी जी से है कि आप देखिए बेंगलुरु में बैठक है, इसको जो रणनीतिक जो राजनीतिक जो परिपक्ष है वो मैं आपको उससे जो जुड़ा हुआ सवाल है वो मैं पूछने जा रही हूँ। बेंगलुरु में ये बैठक है और साथ ही आप देखिए कि पूरे के पूरे दक्षिण भारत में कांग्रेस का अच्छा खासा होल्ड है, और ऐसे में अगर वहां के दल आगे आकर एक साथ कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी या फिर तमाम विपक्षी पार्टी जो ऑलरेडी पटना में बैठक कर चुके हैं उनका साथ अगर दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ा इंडिकेशन। आपको नहीं लगता कि 2024 के लिए बीजेपी को भी अब सतर्क होकर विपक्षी पार्टियों को चुनौती के तौर पर लेना चाहिए? और देखिए प्रीति जी, मैंने कई डिबेट में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे लोकतंत्र में और विपक्ष की खूबसूरती में विश्वास रखती है। अगर कोई विपक्ष मजबूत होता है हमें भी अच्छा लगता है कि सामने कोई मजबूत विपक्ष आता है। और दूसरी बात, हमें 2019 का वो ब्रिगेड मैदान कोलकाता का नहीं भूलना चाहिए जहां ये सारे विपक्ष एक साथ खड़े हुए थे और 2 महीने बाद इनका हाथ एक दूसरे से अलग हो गया। तो ये देश की जनता ने देखा है, ये एकजुट होते हैं केवल एक समीकरण दिखाने के लिए, पर इनका नीति नियत क्लियर नहीं रहता। उस पर ही तो सवाल खड़ा है। अगर आप ममता जी के साथ मिल रहे हैं, अगर आप सीपीएम सीपीआई के नेताओं के साथ मिल रहे हैं, तो जरा पूछ लीजिएगा कि मेरे कार्यकर्ता को क्यों मार रहे?
चलिए हम तो आपके साथ खड़ा हो रहे, बीजेपी को तो मार रहे, आपकी वो नेतृत्व क्षमता खराब है, लेकिन हमारे को क्यों मार रहे? लेकिन ये नहीं पूछेंगे क्योंकि इनकी मंशा केवल सत्ता में बने रहना है, और ये इस चीज को पता नहीं पा रहे कि सत्ता हमसे छगन भुजबल के बारे में बताइए अपनी बात। बता दी, आपको सुनाई नहीं दिया, मैं कह रहा हूं आपको सुनाई नहीं देता अच्छी बातें, केवल आपको 10 जनपद सुनाई देती है, आपको केवल 10 जनपद सुनाई देता है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, देखिए प्रीति जी, आदरणीय मोदी जी ने देश को संबोधन में कहा था, मोदी जी की गारंटी थी भ्रष्टाचारियों पर चोट करने की, लेकिन उनके संदेश को देश शायद सही समझ नहीं पाया। उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं और मोदी डिटर्जेंट पाउडर से वो ऐसे नीट एंड क्लीन हो जाएंगे, बेदाग हो जाएंगे, गंगा जल डाल के पवित्र कर दिया है। और बहुत लंबी फेरिस्त है, मुकुल राय साहब, छगन भुजबल साहब, हेमंत बिस्वा, नारायण राणे, अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, हसन मुशर्रफ साहब, ये सब मोदी डिटर्जेंट पाउडर में आके धुल गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं जिम्मेदारी से, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आज सरकार को फटकार लगाई है, और सरकार को फटकार लगाई है कि जो ईडी के जो डायरेक्टर हैं उनको बार बार आप क्यों उनका टाइम पीरियड बढ़ाते जा रहे हैं। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो हम लोग बार बार उठा रहे हैं। ये चुनाव हम लोग सब इकट्ठे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो 2024 का जो चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का, संविधान बचाने का और देश बचाने का चुनाव है, इसलिए हम इकट्ठे हैं। और इनको दर्द इसलिए है भारतीय जनता पार्टी को कि ये लोग इकट्ठे क्यों हो गए, क्योंकि अगर देश रहेगा, संविधान रहेगा और लोकतंत्र रहेगा तो हम सब रहेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी की पीड़ा है। ठीक है ऋषभ तिवारी। देखिए प्रीति जी, इनसे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूं। कई बार नेशनल प्लेटफॉर्म पे आके हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने सरेआम कहा है, एक केस लाके दिखा दीजिए जो मेरे अभी सामने चल रहा हो, केवल नाम रट के आके टीवी पे गुमराह करेंगे, नहीं चलेगा। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप किस आधार पे करें, उस पर सरकार जवाब दे रही है प्रोसेस के तहत जो हुआ है। और तीसरी बात, लोकतंत्र की बात वो पार्टी कर रही है जो सरेआम लोकतंत्र का गला घोटी है। महाराष्ट्र का उदाहरण इन्होंने कहा, महाराष्ट्र में एनडीए को जनता ने चुना, किसने वहां पे सेंध लगाई, शिवसेना को किसने तोड़ा? केवल सत्ता भूख महत्वाकांक्षा। भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता सेवा है, इनके लिए सत्ता सुख भोगने का साधन है। संजीत जी, कांग्रेस के नेता जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज का जो आपका डिबेट है, बेसिकली हमारा जो बेंगलोर में जो बैठक होने जा रही है इसके बारे में डिबेट है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लंबी लंबी ज्ञान भांक रहे थे कि अभी भाजपा जो है लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक मूल्यों में बात विश्वास रखने वाली पार्टी है। शायद अभी भी आपके प्रश्नों का जवाब वो नहीं दे पाए कि छगन भुजबल और अजीत पवार, जिसमें उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार में लिप्त है अजीत पवार, आज उनके उप मुख्यमंत्री हैं। एक दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पार्टियां एनडीए के साथ रही हैं, खासतौर से शिवसेना और कभी एनसीपी ने महाराष्ट्र में साथ दिया था उनका, आज लोग पहले विधायक तोड़ते थे, सांसद तोड़ते थे, आज वो दल तोड़ने लगे हैं, दल को मिलाने लगे हैं। मैं समझता हूं ये देश तमाम परिस्थितियों को आकलन कर रहा है और तमाम राजनीतिक दल अपनी जिम्मेदारी मानते हुए बेंगलोर में मिल रहे हैं और 2024 में भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन को समेट कर रख देंगे। उनको करना ही पड़ेगा ऐसा, क्योंकि जनता ऐसा चाहती है, क्योंकि जनता ऐसा चाहती है। ठीक है, अश्विनी मिश्रा जी। प्रीति जी, आप ये सारी गठबंधन की पार्टियों का एक एक करके मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल देता हूँ। इनका राजनीतिक दिवालियापन देखिए आप। समाजवादी पार्टी बात करती है आइडियोलॉजी की, एक नैतिक वैल्यू की। समाजवादी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी ने मुलायम सिंह यादव को हथकड़ी बांध के ऑफिस से निकाला था, उन्होंने उनके साथ चुनाव में गठबंधन किया। एनसीपी के शरद पवार के एनसीपी बोलते हैं वी कैन नॉट रूल अंडर फॉरेन लेडी, एनसीपी बनाई और सबसे पहले आगे गठबंधन किया कांग्रेस से किया। आम आदमी पार्टी जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हुई थी, सब कांग्रेस से हृदय मिलाने की बात कर रही है। टीएमसी कांग्रेस से निकली नहीं। मुझे मैंने आपके बीच में नहीं बोला सर, बहुत आसानी से आपकी बात सुनी। आप देखिए आम आदमी पार्टी का एक और दोहरा मापदंड देखिए। एक तरफ तो अध्यादेश की बात कर रहे हैं कोर्ट की, दूसरी तरफ कोर्ट ने जो मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दी उसको गलत ठहरा रहे हैं। तो आप ये फैसला कर लें आम आदमी
आदमी पार्टी ये फैसला कर ले कि वो कोर्ट की बात मानते हैं या नहीं मानते हैं, सिलेक्टिव मत रहे। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, मुझे ये लगता है प्रीति जी, ये अगर ये विपक्षी पार्टियां एक साथ आती हैं, इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का भी फायदा है। जो वोट भारतीय जनता पार्टी का फ्लोटिंग वोट होता है वो शायद सेंट्रलाइज हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को और अच्छे तरीके से वोट करेगा, क्योंकि बहुत सारा फ्लोटिंग वोट होता है। बहुत सारे लोग चाहते हैं समाजवादी पार्टी को वोट देना, बट बहुजन समाज पार्टी को नहीं चाहते। अगर दोनों गठबंधन करेंगे तो वो समाजवादी पार्टी को भी नहीं देंगे। ऐसे बहुत सारे वोटर होते हैं जिनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती, और ये जो आप 24 पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं, इनमें से किसी की भी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती। सब एक दूसरे से टूट फूट के बनी हुई हैं। एक कुछ कांग्रेस से बनी हुई है, कुछ जो हमारा जनता दल था उससे टूट फूट के बनी हुई है। तो ये कहां से इकट्ठी हो जाएंगी? भुवन जी देखिए, अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक साहब बता रहे थे इनकी आइडियोलॉजी का, मैं इनका आइडियोलॉजी का बताना चाहता हूं। मैं बिहार से शुरू करता हूं। मुकेश साहनी की पार्टी इनके साथ शामिल हुई और 3 विधायक उसके तोड़ने का काम करा। आदरणीय चिराग पासवान जिनके साथ खड़े हुए, उनके सांसद तोड़ने का काम करा। ये तो राजनीति के नए भस्मासुर है भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिसके सर पे हाथ रख देते हैं वही भस्म करते हैं और सबसे पहले अपने लोगों को साथ कर खत्म करते हैं। आप अब देखिए, अब ये कहते हैं लोकतंत्र की बात। मैं पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को आपने हटाया नहीं हटाया? शिवसेना आपका अलायंस रही, आपने उसको नुकसान पहुंचाया नहीं पहुंचाया? आप बताइए, देश को बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं। इस तरह से आप लोकतांत्रिक पार्टियों को खत्म करना चाहते हैं। सर, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था। शिवसेना ने लोकतांत्रिक मैंडेट को तोड़ते हुए एनसीपी से गठबंधन किया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत नहीं था, 114 सीटें थी, उन्होंने भी पूर्ण बहुमत बनाया। रही बात, तो आप पहले जनता के मैंडेट को अगर आप नकारते हो, बाद में कोई पॉलिटिकल पार्टी आकर के अगर अपना जोड़ तोड़ करके सरकार बनाती है, उसमें गलत क्या है? आपने पहले जनता को नकार रहे हैं। ठीक है, 18 जुलाई को एनडीए की भी बैठक है दिल्ली में, उसका क्या एजेंडा होगा ऋषभ तिवारी जी? देखिए, हमारा एजेंडा स्पष्ट है। ये सब कोई अपनी प्रधानमंत्री नेतृत्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी जी देश को आत्मनिर्भर सशक्त बनाने के लिए चुनाव में जा रहे हैं। ये एजेंडा क्लियर है। जब ये सब एकजुट होकर मंच पे दिखेंगे तो इनका नेता नहीं दिखेगा, लेकिन जब हम मंच पे दिखेंगे तो नेता, नेतृत्व, नियत तीनों क्लियर दिखेगा कि एक इंसान खड़ा है जो दिन रात विकास के लिए आड़ा है और वो अड़कर देश को आत्मनिर्भर बनाएगा, देश को मजबूत बनाएगा। और बात करते हैं युवाओं की, बात करते हैं किसान की, बात करते हैं महिलाओं की। अरे किसान के गन्ना मिल से पहली बार 70,000 इथेनॉल को भी परचेज करने का काम इसी नरेंद्र मोदी जी के सरकार में दिया गया। पहली बार जॉब फॉर यूथ, जो आलोक सेनाएं थे वो दिव्यांग लोगों के लिए समीकरण बैठा के चलाने का काम इसी मोदी सरकार ने दिया। आई ब्रिज को प्रोत्साहित करने का काम पड़ाकी जी को इसी मोदी सरकार ने दिया। कंजुआर में जाकर महिलाओं को सशक्तिकरण करने का काम इसी मोदी जी सरकार ने दिया है। तो हमारा नेतृत्व क्लियर है। अंत्योदय मूल मंत्र से लोगों का विकास करना। एनडीए की बैठक दिल्ली में, एजेंडा क्या होगा? विकास, अंतिम व्यक्ति का विकास, स्पष्ट, कोई डाउट नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर। संजीव जी, विकास की राह पर 18 तारीख को एनडीए की बैठक होगी। अभी भी आप लोग करप्शन पे अटके हुए हैं। बहुत सुंदर। करप्शन को लेकर आप लोग करेंगे। 2 स्टेप आगे चल रही है बीजेपी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं 2047 के बारे में सोचो। आप लोग अभी भी अटके हुए हैं। राजनीतिक मोतियाबिंद हो गया है, उनको विकास नहीं दिखेगा। कितना विकास चाहिए? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आ गए, इससे बड़ा विकास क्या हो सकता है? संजीव कुमार जी, आम आदमी विकास पार्टी देखने के लिए दिल को विशाल कीजिए, आलोचना कीजिए नेतृत्व का, आलोचना कीजिए नीति का, लेकिन जब बात देश की आए तो एक मजबूत विपक्ष की तरह सरकार के विदेश में जाके सरकार को बदनाम मत कीजिए। करने की बात करी थी, वो दुगनी आय हो गई क्या? देश एमएसपी दुगनी हुई, रबी फसल की एमएसपी दुगनी में चौगुनी हुई है। बढ़ क्या ये सर? 644 से 2290 हुआ है। बढ़ क्या ये? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं। ग्रीन कार्ड देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ढांचे को सबसे ज्यादा डैमेज किसने किया है? नहीं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया प्रधानमंत्री हैं। अभी दिल्ली में बैठक भी हुई थी, प्रधानमंत्री ने बैठक की। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को टोक्यो बना दिया। हमने कल देखा, परसों देखा बारिश के समय। कल मैं झील की नगरी में स्विमिंग कर रहा था, पता है दिल्ली में लंबे लंबे मुझे दिख रहे थे नाव, लंबे लंबे मुझे स्टीमर दिख रहे थे। बड़ा अच्छा झील की नगरी बनाया सर। दिल गार्डन हो गया। दिल गार्डन बहुत ही क्रांतिकारी, बहुत ही क्रांतिकारी इंटरव्यू दिया था केजरीवाल जी ने। उसी तरह क्रांतिकारी झील की नगरी बनाया। फेल्योर नजर आ रही है। ये आज भी, आज जो वाटर लेवल है
वो खतरे के निशान से ऊपर जाने मैंने के तारीफ बावजूद की है केजरीवाल जी की, लेकिन कभी अच्छी नीतियों पे आप तारीफ कर देते हैं तो अच्छा लगता है। अच्छा, संजीव। नजर आया भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विरोध करना प्रगति चाहती है। मैदान में और आप पता है क्या जानते हैं, अपना गलती दूसरे पे दे दो, सवाल जब पूछने दोस्त दीजिए में मुझे, दो आप हो। लोग एंकर मत बन जाइए। संजीव कुमार जी, देश के प्रधानमंत्री का प्रीति जी अहंकार देश की जनता के देख रही है। प्रधानमंत्री ने कुछ दिनों पहले अभी प्रगति मैदान में तमाम कैबिनेट के मंत्रियों की बैठक ली थी, उनसे रिपोर्ट कार्ड भी मांगा था। प्रधानमंत्री कह रहे 24 पर फोकस मत करो, 24 हमारा टारगेट नहीं है, 2047 के बारे में सोचिए, प्रगति के बारे में सोचिए। अब वो अपने कैबिनेट के मंत्रियों से कह रहे हैं 2047 के बारे में सोचिए, प्रगति के बारे में सोचिए। अब आप अभी भी आपका एजेंडा करप्शन और गुटों को एक साथ लेकर आना ही है। संजीत जी, प्रीति जी, मुझसे सवाल है। बिल्कुल आप ही से सर। हाँ, मेरा ये कहना है कि शायद क्या है कि अगर दूर का रास्ता जब तय करना होता हो तो पैसा भूल जाते हैं नजदीक का। आज 2024 में इलेक्शन है और 47 की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि शायद उन्हें पता है कि शायद हम 47 तो छोड़िए 24 में नहीं रहने जा रहे हैं, और 24 में गारंटी है कि वो नहीं रहने जा रहे हैं। छोटा सा रिमार्क रिक्वेस्ट होगा आपसे। बोलिए बोलिए। जनता इन्हीं ख्याली पुलाव को वो समझ चुकी है कि केवल गोल गोल बोलते रहना और काम कुछ न करना, ये मोदी जी का नाम है। प्रीति जी, एक छोटा सा रिमार्क है, मैं ये कहना चाहता हूँ सर, आपका अनुभव मुझसे ज्यादा है, मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन जो स्टेट्समैन होते हैं सर, वो अपकमिंग इलेक्शन नहीं देखते, वो जनरेशन बिल्डिंग की ओर देखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जनरेशन बिल्डिंग में विश्वास करती है। चुनाव में हार जीत ये हमारा लिए महत्व नहीं करता, लेकिन जनरेशन बने ये महत्व करता है। समय नहीं है मेरे पास। फाइनल कमेंट, शुरुआत आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव से। संजीव जी से। प्रीति जी, देश भूला नहीं है। 2022 में देश के प्रधानमंत्री ने बोला था 2014 में कि 2022 तक देश के हर सर के ऊपर पक्की छत होगी। मिल गया क्या? 2 करोड़ रोजगार मिलने थे, मिल गया क्या? 2047 की बात इसलिए की जा रही है कि नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ठीक है सर। कुल मिला के देश को धोखा देने वाली बात। संजीव कुमार जी, नेता कांग्रेस के फाइनल कमेंट, छोटा रखिएगा सर। आर्थिक रूप से तंग जनता, भयभीत जनता और तमाम परिस्थितियों को देखते हुए, इन जिम्मेदारी को समझते हुए सभी राजनीतिक दल मिल करके 17-18 तारीख को बैठ करके मोदी जी को हटाने के लिए, मोदी जी के कुशासन को हटाने के लिए बैठ करके बात करेंगे और सफल रहेंगे। ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक अश्विनी जी, फाइनल कमेंट दीजिए। प्रीति जी, मुझे लगता है ये जो राजनीतिक गठबंधन हो रहा है 24 पार्टियों का, ये वही बात है, चोर चोर मौसेरे भाई, कि किस तरीके से साथ में आएंगे, कैसे एकजुट रहेंगे। मुझे तो ये बिल्कुल असंभव सा प्रतीत होता है। अगर होता भी है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, प्रोफेसर भुवन भास्कर जी, फाइनल कमेंट। मेरे को लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी 2047 की बात कर रही है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है, और निश्चित तौर पे जो इनका भय है, जो इनका डर है, वो दिखा रहा है कि अब विपक्षी एकता से इनकी हालत क्या खराब है। और जवाब दिया, कर्नाटक ने जवाब दिया, हिमाचल ने जवाब दिया है, और जवाब दिया है भारतीय जनता पार्टी को। निश्चित तौर पे 2024 में विपक्षी एकता, जो कि देश बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए और संविधान बचाने के लिए करते हुए हैं। ये सारे लोग ने लास्ट में निगेटिव बात कही, लेकिन मैं पॉजिटिविटी छोड़ के जाना चाहता हूं। मोदी जी के नेतृत्व में भारत बदल रहा है, मजबूत हो रहा है, विकास की ओर बढ़ रहा है। हम आगे वाले चुनाव में जनता के विकास के लिए जाएंगे, देश को सशक्त आत्मनिर्भर बनाने की ओर जाएंगे और मजबूती से चुनाव में जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में। 2024 को लेकर के विपक्ष की किस तरह से तैयारियां हैं वो आपने देखा। 24 जो विपक्षी दल हैं वो एक साथ एकजुट हो रहे हैं। बैंगलोर में कार्यकारिणी की बैठक है विपक्षी पार्टियों की, श्रीमती सोनिया गांधी भी वहां मौजूद होंगी ऐसा कहा जा रहा है, और साथ ही कहा जा रहा है कि डिनर पर तमाम विपक्षी पार्टियों को उन्होंने बुलाया भी है। ऐसे में कौन से बड़े फैसले लिए जाएंगे, रणनीति क्या होगी, इन सब पर हमारी नजर रहेगी। छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल अभी रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और साथ ही देखना ना भूलें इंडिया का सवाल।